स्टूडेंट्स, जैसे हम लोग द्रव्य की संरचना इस पाठ का अध्ययन कर रहे थे, तो उसमें देखिए आज हम द्रव्य होता क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को द्रव्य कहते हैं। देखिए क्या बोला है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को द्रव्य कहेंगे। जैसे हमने समांगी मिश्रण में देखिए बोला था नमक पानी, शक्कर पानी या नींबू शरबत। तो ऐसे दो या दो से जब अधिक मिश्रण एकत्रित आएंगे तब उसे क्या कहेंगे हम? द्रव्य। ऊपर दी गई कृति में देखिए पहले बीकर में पानी और नमक इन दो पदार्थों का समांगी मिश्रण बनता है, यानी कि उससे नमक का पानी में हम क्या कहेंगे? द्रव्य कहेंगे। ध्यान रखना है कि दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण जो रहेगा उसे हम कहेंगे द्रव्य। और देखिए उस नमक का पानी में उसे द्रव्य कहेंगे। द्रव्य में जो घटक पदार्थ सबसे अधिक अनुपात में होता है हम उसे विलायक कहेंगे, और विलायक की तुलना में कम अनुपात होने वाले अन्य घटकों को पदार्थों को विलेय कहते हैं। और विलेय विलायक में मिलाकर द्रव्य बनने की क्रिया अर्थात घुलना। द्रव्य के घटकों की अवस्था में देखिए आधार पर द्रव्य के हम अनेक प्रकार बना सकते हैं। अभी देखो वहाँ पे विलायक और विलेय, मतलब देखिए जो सबसे अधिक अनुपात होता है। विलायक मीन्स क्या होता है? पानी। ठीक है, विलायक मीन्स क्या हो गया? वहाँ पे पानी हो गया है। और जो घटक पदार्थ होता है यानी कि नमक, अब देखिए नमक और पानी है, तो नमक जो होता है ना वो विलेय हो गया, और पानी मतलब क्या हो गया? विलायक हो गया। मतलब जो पानी का मतलब अनुपात इसमें ज़्यादा है और नमक का अनुपात कम है, इसलिए उसको विलेय कहेंगे। जैसे शक्कर को भी विलेय कहेंगे, पानी को भी विलायक कहेंगे। द्रव्य के घटकों की अवस्था के आधार पर देखिए द्रव्य के अनेक प्रकार होते हैं। जैसे देखिए समुद्र का पानी, पानी में घुला कॉपर सल्फेट, पानी में घुला हुआ नमक, शक्कर की चाशनी, ये द्रव्य और द्रव्य में ठोस इस प्रकार के होते हैं। इसके अलावा देखिए द्रव्य में द्रव्य, उदाहरण विनेगार है, विरल सल्फ्यूरिक अम्ल। फिर गैस में गैस देखिए जैसे हवा होती है। ठोस में ठोस जैसे पीतल होता है, इस्पात की टंकी होती है, स्टेनलेस स्टील होता है। ऐसे बहुत सारे प्रकार की मिश्र धातु होती हैं। फिर द्रव में जैसे वायु देखिए, उदाहरण क्लोरीन युक्त जल जो स्विमिंग पूल में पानी होता है। फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, एसिड बोलते हैं जिसको। तो द्रव्य के ऐसे भी प्रकार है कि समांगी मिश्रण अर्थात द्रव्य का संगठन संपूर्ण मिश्रण के एक समान होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो द्रव्य होता है ना, तो समांगी मिश्रण का जो भी वहाँ पे पदार्थ होते हैं वो सब कैसे होते हैं? एक समान आपको दिखाई देंगे। विलायक पारदर्शक द्रव हो तो देखिए द्रव भी पारदर्शक होगा और वह छन्ना कागज से आर पार जा सकता है। जैसे कि नमक पानी, नींबू पानी वगैरह होता है ना, ये पारदर्शी होता है। ठीक है, पारदर्शी मतलब उसमें हम अगर हमारा चेहरा देखने की कोशिश करेंगे तो दिख जाता है। तो जो छन्नक पेपर होता है, कागज का छन्नक पेपर होता है, तो उसमें से वो आर पार जा सकता है। तो ये समांगी मिश्रण होता है। आगे का घटक देखिए निलंबन। निलंबन होता क्या है कि देखिए ऊपर दी गई कृति में दूसरे बीकर में पानी और लकड़ी का बुरादा इन दो पदार्थों का विषमांगी बनता है। अब देखिए लकड़ी और पानी को जब हम मिक्स करेंगे, आपको तो पता है कि पानी के अंदर लकड़ी का जो बुरादा है मिक्स नहीं होता है। लकड़ी का बुरादा पानी के ऊपर मतलब क्या होता है? तैरता रहता है। तो ये हो गया विषमांगी। यह द्रव और ठोस का मिश्रण है। द्रव और ठोस इनके विषमांगी मिश्रण को ही निलंबन कहा जाता है। ध्यान रखना है, द्रव और ठोस क्या होता है? देखिए कि निलंबन का मतलब क्या होता है कि एक द्रव पदार्थ है और दूसरा ठोस पदार्थ है, तो दोनों को जब मिलाएंगे तब हम उसको क्या कहेंगे? निलंबन। यानी कि लकड़ी का बुरादा और पानी। निलंबन में ठोस में देखिए कणों का व्यास लगभग 10 का -4 मीटर से भी अधिक होता है, इसलिए उससे प्रकाश का गमन नहीं होता है। अभी पानी के अंदर मान लो ठोस बुरादा है, तो उसके अंदर अगर हम प्रकाश की किरणें का डालें, बैटरी का डालने का कोशिश करेंगे तो वहाँ पे बिल्कुल भी उसका गमन होगा नहीं। गमन यानी उसमें प्रवेश होगा ही नहीं। असामान्य छन्ना कागज पर ये ठोस कण देखिए अवशेष के रूप में वहाँ पे बच जाते हैं। और छानने की क्रिया से निलंबन के द्रव्य का ठोस और एक घटक वहाँ पे क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। क्योंकि पेपर पे अगर हम लेंगे, किसी चालनी को लेंगे, तो ऊपर जो मतलब पानी नीचे चला जाएगा और जो लकड़ी का बुरादा है ऊपर ही क्या होते रहेगा? अटका हुआ रहेगा। बराबर कि नहीं? तो इसे हम क्या कहेंगे? निलंबन। स्टूडेंट फिर से एक बार देखिए बताता हूँ मैं कि निलंबन होता क्या है। निलंबन जो है क्या होता है कि पानी और लकड़ी का बुरादा। ठीक है, तो ये दोनों का जो मिश्रण बनता है उसे हम क्या कहेंगे? निलंबन कहेंगे। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। देखिए जो है कलिल। कलिल क्या कहा जाता है? देखिए ऊपर दी कृति में तीसरे बीकर में देखिए पानी और दूध इनका मिश्रण और पारदर्शक है। इस मिश्रण के पृष्ठभाग पर देखिए प्रकाश का आपतन करने पर उसका कुछ अनुपात में देखिए गमन होता है
और कुछ अनुपात में बिखर जाता है। यानी कि जो दूध और पानी का जो मिश्रण होता है ना, अगर उसमें हम क्या करेंगे कि प्रकाश डालेंगे तो क्या हो जाता है पता है, कुछ अनुपात में गमन होगा तो कुछ अनुपात में वो बिखर जाएगा। इसका कारण यह है कि देखिए विष मांगे मिश्रण में पानी की प्रावस्था में दूध की प्रावस्था कुछ कण देखिए सर्वत्र बिखरी हुई स्थिति में होते हैं और इनके कणों का व्यास लगभग 10 का देखिए -5 मीटर के आसपास होता है। ऐसे विष मांगे मिश्रण को देखिए कलिल मिश्रण कहा जाता है। और कलिल के कणों के व्यास की अपेक्षा देखिए छन्ना कागज के छिद्र बड़े होते हैं, अतः छानने की क्रिया में कलिल इस विष मांगे द्रव का वहाँ पे पृथक्करण नहीं किया जा सकता है। तो दूध यह देखिए स्वयं एक कलिल है। इसमें पानी इस माध्यम में देखिए प्रोटीन, स्निग्ध पदार्थ आदि के ठोस कण एवं और द्रव बूंदे जिनका व्यास 10 का 5वां मीटर के आसपास होता है तो बिखरे होते हैं। और इसके अलावा गैस में ठोस यानी उदाहरण धुआं, गैस में द्रव यानी उदाहरण में कोहरा, बादल जैसे और भी कलिल अनेक प्रकार के। तो कलिल मतलब ध्यान में रखिए क्या होता क्या है। उदाहरण के लिए गैस में द्रव आपको पता होगा, कोहरा और बादल भी आपने देखा होगा। तो ये सब देखिए ये कलिल के उदाहरण हैं। मतलब जो अर्ध पारदर्शक होते, आधे दिखाई देते हैं तो आधे दिखाई देते, मतलब धुंधला धुंधला हुआ दिखाई देता है, तो उसे जो हम क्या कहेंगे, कलिल कहेंगे। जो दूध और पानी का मिश्रण होता है ना, वो भी धुंधला धुंधला दिखाई देता है। तो बस वो सब क्या है, कलिल के उदाहरण है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। इससे पहले वाला जो था ये प्रैक्टिकल वाला था, उसको हमें नहीं पढ़ना है। अब देखिए अणुसूत्र और संयोजकता। देखिए यौगिक में घटक तत्व का अनुपात निश्चित होता है। यौगिक के अणु में घटक तत्वों की परमाणु विशिष्ट संख्या में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यौगिक के एक अणु में किस किस तत्व के प्रत्येक कितने परमाणु यह अणुसूत्र की सहायता से दर्जा जा सकता है। अणुसूत्र में भी घटक तत्वों का संकेत और प्रत्येक संकेत के निचले हिस्से में उस परमाणु की संख्या, यह जानकारी समाविष्ट होती है। तो अणुसूत्र में एक ऐसा सूत्र तैयार किया जाता है, तो उसमें संख्या बताई जाती है कि वो तत्व कितने बार आ चुका है, वो कितने बार होता है। ठीक है, तो उसमें देखिए अभी यहाँ पे जैसे यौगिक का नाम देखिए बताया गया पानी, जिसका अणुसूत्र देखिए वहाँ पे H2O बनाया गया है। जो घटक के तत्व कितने बार है वहाँ पे बताया गया, H देखिए वहाँ पे कितने बार है, 2 बार है। और ऑक्सीजन देखिए वहाँ पे 1 बार है, क्योंकि हाइड्रोजन के सामने देखिए वहाँ पे 2 लिखा गया है ना, ऑक्सीजन के सामने कुछ नहीं, मतलब 1 बार है। तो वैसे देखिए बॉक्स को भी हमें फिल करना है। जैसे देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड है, यहाँ पे HCl है, H और यहाँ पे Cl दोनों अलग है तो दोनों 1-1 बार हो गए। मीथेन में देखिए यहाँ पे CH4 है, तो देखिए कार्बन 1 बार है तो हाइड्रोजन देखिए 4 बार है। फिर मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करेंगे, देखिए MgCl2 है, Mg 1 बार है, तो Cl देखिए कितने बार है, 2 बार है। यानी कि देखिए अणुसूत्र और अणु के विविध तत्वों के परमाणु की संख्या, इनका संबंध होता ही है। परमाणु एक दूसरे के रासायनिक बंध से जुड़े रहते हैं और दूसरे परमाणु से रासायनिक बंध जुड़ने की क्षमता के प्रत्येक परमाणु का यह रासायनिक बंध है। मतलब ये आपस में जब तक एक साथ जुड़ेंगे नहीं, उनकी संख्या आपस में जब मिलजुल नहीं जाएगी, तब तक ये किसी प्रकार का एक यौगिक बनेगा नहीं। मान लो अभी मीथेन है, मीथेन गैस जो घर में गैस इस्तेमाल करते हैं ना हम खाना पकाने के लिए, वो इसका CH4 सूत्र है। मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है ही नहीं, तो ये हमारा मीथेन गैस बनेगा ही नहीं। तो इसलिए हाइड्रोजन की 4 संख्या यहाँ पे रहना बहुत ज़रूरी होता है और उसमें कार्बन अकेला होना ज़रूरी होता है। तो ये सब अणुसूत्र और एक घटक तत्वों की परमाणु संख्या, ये इनका बहुत बहुत नज़दीक का संबंध है। और यह क्षमता देखिए एक संख्या से दर्शाई जाती है और उस संख्या उस परमाणु की संयोजकता होती है। अभी जिसके सामने वो लिखा गया है ना, मान लो कि उसकी वो संयोजकता है। अभी कार्बन और हाइड्रोजन 4 है, तो यानी कार्बन की भी संयोजकता 4 होती है। मैग्नीशियम 2, तो क्लोरीन को भी क्या है, 2 है। मतलब आगे जो नंबर लिखा हुआ था आपस में एक दूसरे की संयोजकता वो समान होती है। और कोई परमाणु उसकी संयोजकता के बराबर रासायनिक बंध अन्य परमाणु के साथ में बन जाता है। सामान्यतः तत्वों की संयोजकता उसके विविध यौगिकों के क्या होती है, स्थिर होती है। तो ये आपस में यौगिक जो उसका अणुसूत्र और जो तत्वों की परमाणु संख्या होता है, उनका आपस में बहुत नज़दीक का संबंध होता है। स्टूडेंट्स अब देखिए इसमें यही आपको बताया गया है कि H की संयोजकता, हाइड्रोजन की संयोजकता, H के S के साथ कुल बनाए बंधों की संख्या और X की संयोजकता कितनी होती है, वो आपको वहाँ पे क्या कर लेना है, मतलब बना लेना। अभी हुआ क्या है कि यहाँ पे ये सब आपको जो है लगभग पूरे तत्व याद करने पड़ेंगे, संयोजकता वगैरह क्या होती है, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे बतानी पड़ेगी। तो उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, उसको रूपांतरित कर सकते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ।
फिलहाल तो ये बॉक्स हम नहीं करेंगे। अब स्टूडेंट्स इसके आगे देखिए हमें क्या कर लेना है कि तीर्यक गुणन पद्धति देखिए सरल यौगिक का अणुसूत्र लिखेंगे या तो उसका अणुसूत्र कैसे बनाया जाता है उसके बारे में देखिए हमें क्या कर लेना है, अध्ययन कर लेना है। ठीक है, तो वो किस तरह से करेंगे उसको मैं हल करके आपको अच्छे से बता देता हूँ कि ये तीर्यक गुणन पद्धति से सरल यौगिक के अणुसूत्र किस तरह से तैयार होते हैं। जो ये पूरी 5 प्रक्रिया यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, तो 5 प्रक्रिया के माध्यम से तत्व, उसकी संयोजकता, इसके बारे में मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। ठीक है, तब तक इस वीडियो को आपको देखना है, जो भी डाउट रहेगा पूछ लेना है।